हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? कैसा रहा नया साल? मैं प्रतिष्ठा बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस गुरुजी में। इससे पहले हम साल 2024 में आगे बढ़ें, हम जान लेंगे कि 2023 में हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णायक फैसले रहे हैं, उनको हम एक शॉर्ट वीडियो में देखेंगे 10 से 12 मिनट में, ताकि वो हमारे आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके में जो पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में, तो उसके लिए आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इन सारे डिसीजन से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो हम शुरुआत करेंगे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से फैसले थे जो 2023 में हैं और जो बहुत ही लैंडमार्क फैसले रहे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं इच्छा मृत्यु से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इच्छा मृत्यु, जिसे हम यूथेनेसिया भी कहते हैं, और ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल रहा है। वेस्ट की कंट्रीज़ में तो इसको काफ़ी पहले से परमिशन दे दी गई है, लेकिन इंडिया के अंदर ये अभी तक प्रॉपर तरीके से इसको लीगल नहीं किया गया था। तो इच्छा मृत्यु क्या है? अगर मैं आपको बताऊं कि अगर कोई ऐसे पर्सन है जो क्रिटिकली इल हैं, जो टर्मिनल इल हैं, जिनकी सिचुएशन बहुत गंभीर है, और वो टर्मिनल इल, जो यहाँ पे एक फ्रेज आता है जिसको कोर्ट ने, हरियाणा कोर्ट ने ये डिसीजन दिया सबसे स्टार्टिंग में, कि जो टर्मिनल इल पर्सन है, तो टर्मिनल इल की क्या डिफिनेशन है कि जिनकी सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है और जो एकदम मृत्यु के निकट हैं, उनको अगर आप सपोर्ट सिस्टम उनका हटा ले तो वो उनकी तो तत्काल मृत्यु हो जाएगी, और अगर आप सपोर्ट सिस्टम पे रखते हैं तो वो 25 साल तक भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो टर्मिनल इल वो पर्सन, ऐसे पर्सन हुए जिनकी सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है और वो सपोर्ट सिस्टम के सहारे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, अन्यथा वो मृत्यु के निकट हैं। ऐसे लोग जो मृत्यु के बहुत निकट हैं, जिनकी सिचुएशन बहुत बहुत क्रिटिकल है और वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम के सहारे जी रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए टर्मिनल इल फ्रेज का यूज़ किया गया। तो टर्मिनल इल जो लोग हैं उनके लिए ये कोर्ट ने ये वैलिडेट किया कि अगर वैसे लोग अगर चाहते हैं तो ससम्मान अपने जीवन का अंत कर सकते हैं। मीन्स दे हैव राइट टू लिव विद डिग्निटी एज वेल एज डाई विद डिग्निटी। वो आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 जो हमारा है संविधान में, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स के अंडर आता है। आर्टिकल 21 इज राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है, राइट टू लाइफ, हमारा जीवन का अधिकार जो है वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, ये हमारा जीवन का अधिकार है, जो कि हमारा मूल अधिकार है। और इसके अंदर में सिर्फ ये राइट टू लाइफ एक छोटा सा टर्म है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी डायमेंशंस कवर होते हैं। जैसे राइट टू लाइफ के अंदर आपको स्वच्छ हवा की भी बात की जाएगी, क्लीन एयर भी आपका राइट टू लाइफ है, फंडामेंटल राइट है। क्लीन वाटर है, साफ स्वच्छ जल है। उसके बाद आपका ध्वनि प्रदूषण ना हो। मीन्स आपके जितने भी एक डिसेंट लाइफ जीने के लिए चीज़ें हैं, वो सब राइट टू लाइफ के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे बहुत सारे केसेस में पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल होते हैं जनहित में। अगर कहीं की वायु बहुत प्रदूषित हो रही है किसी फैक्ट्री इंडस्ट्री की वजह से, या कहीं का जल बहुत प्रदूषित हो रहा है, तो ये सब सीधे सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होती है। राइट अंडर राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, इसके अंदर में हमारी इस सारी चीज़ों की भी सुनवाई होती है। जो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण अगर किसी एंटिटी के द्वारा हो रहा है, किसी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाते हो रहा है, तो ये आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एज वेल एज राइट टू डाई विद डिग्निटी, मतलब ससम्मान किसी भी व्यक्ति को मरने का भी अधिकार है। तो अगर उनकी सिचुएशन ऐसी है कि उनके लिए जीना बहुत कष्टप्रद है और वो पल पल मर रहे हैं जीते हुए भी, तो उनको यूथेनेसिया की परमिशन देती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को वैलिडेट कर दिया है कि हमारे इंडिया के अंदर जो है अब यूथेनेसिया लीगल है। मीन्स अगर कोई ऐसे पर्सन है जिनकी लाइफ बहुत ही क्रिटिकल है और वो बहुत कष्टप्रद स्थिति में है, तो वो स्वेच्छा से अगर मरना चाह रहे हैं, तो उस चीज़ को लीगल कर दिया गया। अच्छा, इसमें भी दो कैटेगरीज होती हैं, कि एक्टिव यूथेनेसिया, एक पैसिव यूथेनेसिया। तो मैं आपको बता दूं, जो एक्टिव यूथेनेसिया, ये आपके वेस्ट के कंट्रीज में। एक्टिव यूथेनेसिया और पैसिव यूथेनेसिया में क्या अंतर होता है कि जैसे एक्टिव यूथेनेसिया में आपका क्या है कि अगर किसी की सिचुएशन इस तरह कोई टर्मिनल इल है, तो उसको जहर का इंजेक्शन देके भी मार सकते हैं आप, किसी मेडिकल वेज से भी मार सकते हैं। ठीक है, एक्टिव यूथेनेसिया ये। और पैसिव यूथेनेसिया क्या है कि अगर कोई टर्मिनल इल पर्सन है, उसकी स्थिति बहुत गंभीर है, वो किसी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे है और वो स्वेच्छा से मृत्यु चाह रहे हैं, तो आप उनका अगर वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है तो 25 साल सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वो चाह रहे हैं तो आप उनका वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दीजिए और वो उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये सबको पता है ये बात कि जब वो सपोर्ट सिस्टम हटेगा तो उनकी डेथ होनी है, उनको भी पता है, लेकिन उनकी रजामंदी से ये चीज़ हो रही है। तो पैसिव में क्या होता है कि कोई इंजेक्शन देके जहर का या इस तरीके से कोई केमिकल देके नहीं मारा जाता है, बस वो सपोर्ट सिस्टम हटा देते हैं। जो हमारे इंडिया के अंदर जो है वो पैसिव यूथेनेसिया लीगल किया गया है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इंडिया में जो है एक्टिव यूथेनेसिया नहीं है, जहर का इंजेक्शन देके नहीं मारना है। अगर कोई गंभीर रूप से बीमार है, उसका सपोर्ट सिस्टम हटा दीजिए आप। ठीक है, तो इंडिया में पैसिव यूथेनेसिया का जजमेंट
जजमेंट आया है, एक्ट यूथनेसिया हमारे वेस्ट के कंट्रीज़ में ये जो है वैलिडेट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डीमोनेटाइजेशन हुआ था, आपको याद होगा 2016 में, नवंबर 2016 में जो हमारी करेंसी को डीमोनेटाइज किया गया था, जो 500 के और 1000 रुपये के नोट थे, तो उस पर काफ़ी टाइम से एक केस चल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ वैलिडेटेड द डीमोनेटाइजेशन। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में, वर्डिक्ट में इस बात को माना कि डीमोनेटाइजेशन वो कहीं से भी इलीगल नहीं था, असंवैधानिक नहीं था। तो ये आपका दूसरा हो गया। ये पहला था यूथनेसिया, इच्छा मृत्यु। इस चीज़ के ऊपर बहुत विवाद रहा है, जो इच्छा मृत्यु का अधिकार मिला है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरा हो जाता है आपका ये डीमोनेटाइजेशन लीगल किया गया, वैलिड किया गया। ठीक, डीमोनेटाइजेशन वैलिड किया सुप्रीम कोर्ट ने, जो 2016 नवंबर में आपका 8 नवंबर के आसपास, आई थिंक 8-9 के आसपास जो आपका हुआ था, ये डीमोनेटाइजेशन मोदी गवर्नमेंट ने किया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट लीगल किया। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा डीमोनेटाइजेशन वैलिड। ठीक, उसके बाद आते हैं आपका एक इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म आया इलेक्शन कमीशन के अंदर। आपको पता है हमारा जो भारत का चुनाव आयोग है, इसके बारे में आपको पता होगा, इसका जिक्र किया गया है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के इलेक्शन कमीशन, जो हमारा चुनाव आयोग है। हिंदी वालों भी देखते चलिए, चुनाव आयोग, इसका हमारा जिक्र किया गया है हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 324 में, अनुच्छेद 324। ठीक है, तो अनुच्छेद 324 बात करता है कि हमारे भारत में एक चुनाव आयोग होगा, और उस चुनाव आयोग के एक चीफ कमिश्नर होंगे, और इसके अलावा अदर देन 2 और चीफ कमिश्नर होंगे। तो ठीक है, तो जो चीफ कमिश्नर का इलेक्शन है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी है कि इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द कोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान को और मजबूत करने के लिए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो चुनाव होगा, आपको मैं बताती चलूँ कि इलेक्शन कमीशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो जितना भी आपका लोकसभा का चुनाव होता है, राज्यसभा का होता है, और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं, वो सारा इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करना, नागरिकों को वो स्लिप देना वोट करने के लिए, और सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, आइडियल कोड ऑफ कंडक्ट जारी करना, ये सारे, और इलेक्शन के डेट्स अनाउंस करना, ये शेड्यूल करना, ये सारा काम जो है इलेक्शन कमीशन का होता है, हमारे चुनाव आयोग का। तो चुनाव आयोग में जो इलेक्शन कमिश्नर की अब नियुक्ति होगी, वो 3 लोग मिलकर करेंगे, ये आपको जानना जरूरी है। और वो 3 लोग कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और लीडर ऑफ अपोजिशन, जो विपक्ष के नेता होंगे वो, और हमारे जो है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, ये जो इलेक्शन कमिश्नर की जो नियुक्ति होगी, वो इन 3 लोगों की एक कमेटी होगी, जिसमें 3 मेंबर्स होंगे, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्षी दल का जो नेता होगा। 2 बार से तो प्रॉपर विपक्षी नहीं हो रहा है हमारे इंडिया में। लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, और इसके अलावा चीफ जस्टिस होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, कोर्ट ने ऐसा क्यों किया? कि कोर्ट का ऐसा वर्डिक्ट है कि इससे जो है हमारे संवैधानिक मूल्यों को मजबूती मिलेगी। ठीक है, कि आप जो है आर्बिट्रेटरी तरीके से जो नहीं वो कर सकते हैं आप चुनाव इलेक्शन कमीशन का। उसके अंदर में प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, विपक्षी दल के नेता, और चीफ जस्टिस, हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो ये जजमेंट आता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीएस प्रीलिम्स और वनडे एग्जाम्स के लिए भी। तो ये देख लीजिएगा जरूर से। ये इलेक्शन कमिश्नर की जो नियुक्ति होगी, वो एक कमेटी द्वारा होगी, जो कि कंप्राइज करेगी प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। उसके अलावा आप लोगों को पता होगा कि कोर्ट ने तीसरा हमारा जो जजमेंट है, वो कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को जो इनवैलिडेट किया, जो सेम सेक्स मैरिज को इलीगल किया, उसके ऊपर है हमारा तीसरा जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेट सेम सेक्स मैरिज, ये हमारा तीसरा हो जाएगा। चौथा, ये थोड़ा सा आप लिखते चलिएगा। चौथा इंपॉर्टेंट जजमेंट है हमारा, सुप्रीम कोर्ट
इनवैलिडेट्स सेम सेक्स मैरिज। मतलब आपके जो उच्च न्यायालय है वो उसने सेम सेक्स मैरिज को इनवैलिडेट किया। आप हमारी जो उच्च न्यायालय है उसने मीन्स अगर दो लड़के आपस में शादी करते हैं या दो लड़कियां, तो इसको कोर्ट कानूनी मान्यता नहीं देती है। ठीक है, आपका ये चीज़ जो है सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया है कि सेम सेक्स मैरिज इज़ नॉट लीगल इन इंडिया। आप रिलेशनशिप में रह सकते हैं, आप लिव इन रह सकते हैं, लेकिन शादी को कानूनी मान्यता नहीं दी गई है सेम सेक्स में। ठीक है, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट चौथा डिसीजन हुआ। उसके बाद एक और है कि जो जल्लीकट्टू आप जानते होंगे, तमिलनाडु में एक जो है गेम का आयोजन होता है जिसमें जो बैल होते हैं, जानवर होते हैं, पशु, वो दौड़ते हैं और बहुत बार उसमें हिंसा भी हो जाती है या कुछ हताहत भी हो जाती है। तो जल्लीकट्टू के ऊपर आया है कि जल्लीकट्टू को भी लीगल किया है। जल्लीकट्टू लीगलाइज। तो ये आपके 5 इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो हमारे उच्च न्यायालय ने साल 2023 के अंदर दिए। आपका सबसे पहला होता है ये सबसे पहला आपका क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को इनवैलिडेट किया। दूसरा आपका इलेक्शन कमीशन जो उसके अध्यक्ष का चुनाव होगा, वो एक कमेटी गठित की जाएगी जिसके द्वारा इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव होगा और उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर, इसके अलावा जो लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये 3 मेंबर्स रहेंगे जो इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव करेंगे। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपका यूथेनेशिया, जो इच्छा मृत्यु की बात की गई है, जो इच्छा मृत्यु को लीगलाइज किया गया कि अगर कोई पर्सन बहुत ही कष्टप्रद स्थिति में है, बहुत उनकी लाइफ किसी तरह चल रही है, बहुत दर्द में वो जी रहे हैं और वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहते हैं, मेडिकली वो बहुत पीड़ित हैं, टर्मिनल इल हैं, तो उनको जो है पैसिव यूथनेसिया की परमिशन कोर्ट द्वारा दी गई है। उनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम आप हटा सकते हैं। हालांकि एक्टिव यूथनेसिया में अभी भी इंडिया के अंदर लीगल नहीं किया गया है। और इसके अलावा डीमोनेटाइजेशन जो हमारा हुआ था उसको कोर्ट ने लीगल करार दिया। और एक छठा एक आपका है जो आर्टिकल 370 का, आर्टिकल 370 जो धारा 370 जम्मू एंड कश्मीर में एब्रोगेट हुई थी, आर्टिकल 370, उसको जो है कोर्ट ने लीगल करार दिया। जो उसका एब्रोगेशन होता है आर्टिकल 360 एब्रोगेशन, वो कोर्ट ने जस्टिफाई किया। मीन्स कोर्ट ने ये कहा कि जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर धारा 370 को बीजेपी की सरकार ने हटाया था, एब्रोगेट किया था, वो लीगल है और उसके इंटेंशंस बहुत प्योर थे और सारी चीज़ें एक न्याय के दायरे में रहकर हुई हैं, कुछ भी उसमें अनजुडिशियल या इलीगल नहीं है। तो ये 6 चीज़ें आपको मैंने बता दी जो 2023 में हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था, जो आपको जानना ज़रूरी था और आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं होप करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।